डीएनएस के साथ कनेक्ट है, ये वाला उसमें कनेक्ट है। इनमें से कोई एक ही ये वाला रख लेते हैं। तो हो क्या रहा है, इसमें एक नेटवर्क आपस में दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे लैपटॉप से कनेक्शन निकला, वापस कहाँ पे आ गया, लोकल होस्ट में क्या हो रहा है, मेरे लैपटॉप से कनेक्शन निकला, वापस मेरे लैपटॉप के साथ वो कनेक्ट हो गया, इसको हम लोकल होस्ट कहते हैं। ये जब कामयाब है जब ये फंक्शन मेरे अपने लैपटॉप पे कहीं और रखा हुआ, लेकिन मैं किसके थ्रू चला रहा हूँ, नेटवर्क के थ्रू। अब मैं कहूँगा मेरे पास ही तो रखा हुआ है, मुझे क्यों लोकल होस्ट चाहिए? क्या जवाब है इसका? इसका जवाब ये है कि मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ। जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग जगह रखी हुई हैं। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट मुझे दो लैपटॉप तो नहीं लूँगा ना, एक इधर चलाऊँगा किधर, मैं तो एक ही लैपटॉप पे काम करूँगा, तो इसीलिए मैं लोकल होस्ट का इस्तेमाल करूँगा। जब डेवलपमेंट हो जाएगी मैं उसको कहीं ना कहीं रख दूंगा, फिर जहाँ पे रखूँगा उसका नाम यूज़ करूँगा। तो होगा क्या, अगर मोहसिन भाई के लैपटॉप को मुझे कॉल करना होगा, मोहसिन भाई के लैपटॉप की IP लूँगा 10, 90, 89, 11, इस तरह से IP होगी। IP एड्रेस का मतलब होता है लोकेशन, लोकल उसकी जगह उनका एड्रेस चलेगा और ये यूज़ करेगा। या तो अगर मैं किसी सर्वर पे रखूँगा तो मेरा डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, penaversity.com/todo, समझ रहे? तो ये लोकल होस्टिंग एड्रेस जो है वो चेंज होता रहेगा, जहाँ रखा हुआ है वहाँ का एड्रेस। जब उस एड्रेस पे गया, उस एड्रेस पे किसको ढूंढेगा, ये टू डू को ढूंढेगा, तो कौन मिलेगा, ये वाला फंक्शन। तो ये रीजन है फास्ट API को इस्तेमाल करने। तो फास्ट API के पीछे स्टारलेट है, वो उसको इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहा है, आपके कोड, आपके फंक्शन को कहाँ पर पब्लिश कर रहा है, कौन से प्रोटोकॉल पे पब्लिश कर रहा है, नाम बताएं प्रोटोकॉल का, रिपीट करें, HTTP क्या है, दोबारा बताएं क्या नाम है, HTTP के प्रोटोकॉल पे पब्लिश कर रहा है। जब HTTP के प्रोटोकॉल पे पब्लिश कर रहा है तो जिस सर्वर पे वो चल रहा है उस सर्वर का कोई ना कोई नाम होता है। मैं अपने लैपटॉप की बात करूँ, मेरे लैपटॉप का नाम क्या है, लोकल होस्ट। किसी और का सर्वर होगा, उसका मुझे नाम देखकर उसको लिखूंगा, मैं कॉल करूंगा, वो कॉल मिलेगा। अगर मेरा कोई क्लाउड का सर्वर है, क्लाउड के सर्वर का भी कोई नाम होगा। अगर मेरा कोई पेनावर्सिटी का सर्वर है तो पेनावर्सिटी का नाम होगा penaversity.com। तो फ़ायदा क्या होगा, एक दूसरे कंप्यूटर में रखा हुआ फंक्शन दूसरा कंप्यूटर कॉल कर सकता है। तो ये आपका है कौन सा वाला टियर, बीच वाला टियर। तो फ्रंट एंड बैक एंड से बात कैसे कर रहा है, एक्चुअली में फ्रंट एंड बैक एंड का एक फंक्शन कॉल कर रहा है। फंक्शन कॉल करने के लिए वो HTTP का प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। इस्तेमाल फ्रंट एंड कर रहा है, बनाया किसने, बैकएंड ने। बैकएंड ने क्या करा है, HTTP के ऊपर अपना फंक्शन एक्सपोज करा है कि मेरा लिखा हुआ फंक्शन कोई दूसरा थर्ड पर्सन आकर कॉल कर सकता है HTTP के थ्रू। तो उसने क्या यूज करी है, क्या यूज करा है, फास्ट API। क्या यूज करा है, फास्ट API। अब हम आगे आते हैं, हम तीसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्या है, NeonDB। NeonDB एक्चुअली में एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म आपको पोस्टग्रेस का डेटाबेस प्रोवाइड करता है। नॉर्मली पोस्टग्रेस का डेटाबेस हम अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम नियॉन पे डायरेक्ट अभी फिलहाल इसलिए जा रहे हैं, अभी हमारा टाइम कम है और एट द एंड हमें उसको कहीं ना कहीं लेके तो जाना पड़ेगा इंटरनेट पर। तो नियॉन डेटाबेस जो है वो क्लाउड डेटाबेस, मतलब इंटरनेट के ऊपर रखा हुआ। आपने क्या करना है, नियॉन पे जाके साइन इन करना है, नाम लेना है, लोकेशन लेनी है, HTTP का उसका वो लेना है प्रोटोकॉल, या उसका जो भी SQL का पोस्टग्रेस का प्रोटोकॉल है वो लेना है। अपने पास बैकएंड पे डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो बैकएंड आपका कहीं भी चल रहा हो, डेटाबेस कहीं हो चल रहा है, ये भी क्या यूज़ कर रहा होगा, प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है बैकएंड डेटाबेस से बात करने के लिए HTTP कॉल करें, हो सकता है उसका HTTP के अलावा दूसरा प्रोटोकॉल हो। हम फ्रंट एंड और बैक एंड को यूज़ करते हैं HTTP के प्रोटोकॉल से, लेकिन बैक एंड डेटाबेस को यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है HTTP यूज़ करें, क्योंकि प्रोटोकॉल बनाता कौन है, जिसकी चीज़ इस्तेमाल हो रही है। बैक एंड इस्तेमाल हो रहा है तो वो प्रोटोकॉल बना रहा है, फ्रंट एंड सिर्फ यूज़र है। फ्रंट एंड के बाद चॉइस नहीं है प्रोटोकॉल की, बैक एंड के बाद चॉइस है। तो बैक एंड ने फ्रंट एंड को चॉइस दी है और दुनिया में स्टैंडर्ड चॉइस जो है HTTP है, तो इसीलिए HTTP यूज़ होता है। डेटाबेस पे जाते हो, डेटाबेस के हिसाब से प्रोटोकॉल अलग है। पोस्टग्रेस का प्रोटोकॉल पोस्टग्रेस के नाम से होगा, कोई और सा डेटाबेस है उसका प्रोटोकॉल उसके नाम से होगा, सबके अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये जो हमारा फास्ट API है ये किसको कॉल करेगा, NeonDB। NeonDB क्या रखा हुआ है, एक सेपरेट एंटिटी क्लाउड के ऊपर रखी हुई है।
फास्ट एपीआई कहाँ रखा हुआ है? जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप में, जब मैं काम कंप्लीट कर लूँगा तो उसको मैं कहीं डिप्लॉय कर दूंगा। डिप्लॉय क्या करूँगा? कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्लाउड पे मुझे फास्ट एपीआई को डिप्लॉय करने की सर्विस दे रहा हो। मतलब क्या करूँगा? फास्ट एपीआई का लिखा हुआ कोड कहाँ चला दूंगा? रेलवे का एक प्लेटफॉर्म है, हगिंग फेस स्पेस का प्लेटफॉर्म है, या किसी AWS पे ले जाऊँगा, क्लाउड पे, एज़्योर क्लाउड पे ले जाऊँगा, कहीं भी अपने हिसाब से जो मेरे पास सर्विस अवेलेबल है वहाँ ले जाऊँ। और वहाँ से मैं किसको कॉल करूँगा? नियॉन को। नियॉन ऑलरेडी क्लाउड पर है। फास्ट एपीआई मेरे पास लोकल पर है, लेकिन उसको मैं क्लाउड पर खुद लेके जाऊँगा। नेक्स्ट मेरे पास लोकल पर है, लेकिन उसको मैं व्हाट्सएप पर डिप्लॉय करके क्लाउड पर उसको ले जाऊँगा। तो तीनों चीज़ें कहाँ रखी हुई? इंटरनेट के ऊपर, बैक एंड, फ्रंट एंड और साथ में डेटाबेस। आपस में कॉल कैसे कर रहा है? फ्रंट एंड बैक एंड को HTTP के प्रोटोकॉल से थ्रू कॉल करता है। एक्चुअली में फ्रंट एंड बैक एंड का फंक्शन कॉल करता है, दरमियान में प्रोटोकॉल HTTP, क्यों? दोनों कंप्यूटर अलग है। इसी तरीके से बैक एंड डेटाबेस को कॉल करता है, दरमियान में प्रोटोकॉल होगा, जो भी डेटाबेस यूज कर रहा है उसका प्रोटोकॉल होगा। उसके पास क्या होगा? डेटाबेस के पास भी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, वो डेटाबेस वालों ने खुद लिखा हुआ है, वो हमें बस बताया हुआ है कि मुझे इस्तेमाल करने का तरीका ये है। तो हम एक्चुअली में डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस में जो अपने पास सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, एक्चुअली में वो मुझसे डेटा लेकर अपने पास होल्ड करता है, परचेस करता है और वापस देता है, होल्ड करता है, परचेस करता है, वापस देता है। सेम वही काम अगर मैं आपको रजिस्टर लेके बिठा दूँ, मैं आपको डेटा बताता रहूँ, आप लिखते रहो और आप मुझे एक तरीका बता दो, आप बोलो मुझसे अगर डेटा बताना तरीका ये, डेटा रीड करना तरीका ये, डेटा रीड करवाना तरीका ये, उसी का हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, बना बनाया यूज़ कर रहे हैं पोस्टग्रेस। तो नियॉन डीबी ने अपने पास पोस्टग्रेस का डेटाबेस, नियॉन डीबी क्लाउड हो गया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? डेटाबेस मैनेजमेंट का पोस्टग्रेस। और पोस्टग्रेस के पास कोई ना कोई स्टोरेज है, मतलब जहाँ पर वो डेटा स्टोर करता है। तो ये हमारा कौन सा टियर आर्किटेक्चर हो गया? कितने टियर हो गए? 3 टियर। फ्रंट एंड क्लाइंट की डिवाइस में, बैक एंड कहीं पे होस्ट हुआ हुआ डेटाबेस जहाँ से नियॉन पे रखा हुआ अभी हमारे केस में। तो ये 3 डिफरेंट टियर हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, समझ रहे हैं? अब अगर मुझे कोई बिजनेस की चेंजेस करनी हुई, क्या करूँगा? बैकएंड पे। बिजनेस किससे बात कर रहे हैं? डेटाबेस से डेटा रखने के लिए, मंगवाने के लिए, रीड अपडेट डेट करने के। फ्रंट एंड क्या है? सिर्फ कस्टमर फेसिंग है, कस्टमर को जो चीज़ दिखानी है या कस्टमर को जो एक्सेस देना है वो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड पे जो चीज़ें हैं उसका जो काम हो रहा है वो बैक एंड पे हो रहा है। तो फ्रंट एंड जब भी चलेगा तो बैक एंड को, HTTP को, उसकी API को, उसको API बोलेंगे ना। तो API का टर्म यहीं से आया है, जो अभी हम ये सारी बात कर रहे थे यहाँ पे, जो हमने HTTP लगाया है, ये बनी है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसको हमने API बोला है। एक्चुअली में ये HTTP के प्रोटोकॉल को यूज़ करके एक REST प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस REST को यूज़ करते हुए एक्चुअली में बैकग्राउंड पे फंक्शन कॉल हो रहा है। ये जो REST API का प्रोटोकॉल होता है ना, इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ये स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस मतलब क्या है? जो फंक्शन भी स्टेटलेस होता है। मुझे ये बताएंगे, तो टू किसी ने कॉल करा, सही है, थोड़ी देर बाद कोई और आके टू कॉल करता है नीचे वाली लाइन में, क्या दोनों के आपस में कोई ताल्लुक है? क्या फंक्शन को याद है थोड़ी देर पहले एक भाई साहब टू कॉल करके गए? फंक्शन को इससे लेना देना नहीं। तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्टेटलेस होता है, मतलब उसके पास कोई जगह नहीं है सामान रखने की, मतलब डेटा रखने की। फंक्शन को स्टेटफुल बनाता है डेवलपर। कैसे स्टेटफुल बनाएगा? वो यहाँ पर एक वेरिएबल रख लेगा, सही है, उस वेरिएबल में जब भी फंक्शन चलेगा डेटा पर उसको स्टोर करेगा, वो मेक श्योर करेगा कि डेटा डिलीट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटफुल। तो स्टेटफुल डेवलपर खुद बनाता है, बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो API की कॉलिंग होती है, जो हम करते हैं, ये भी स्टेटलेस होती है। स्टेटफुल आपको बनानी है, उसके लिए हमारे पास सॉकेट्स आते हैं, हमारे पास इवेंट स्ट्रीमिंग्स आती हैं, वो इसी का एक अपडेटेड वर्जन है जो हमने खुद अपने लिए बनाया, मजबूरी के तहत हमें यूज़ करना है। जैसे कि व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट के लिए API का काम तो नहीं चलेगा, तो बार बार मैसेज आ रहे हैं, इसके नहीं क्या चलेगा? सॉकेट चलेगा। तो सॉकेट हम कभी देखेंगे तो वहाँ पर आएगा। MCP सर्वर हम जब पढ़ेंगे तो कुछ टाइम बाद, उसके नहीं क्या होगा? उसके नहीं इवेंट स्ट्रीमिंग चलेगी, सर्वर सेंड इवेंट जिसको हम बोलते हैं, सही है, SSE, सर्वर सेंड इवेंट। तो ये सारे टॉपिक आपके वहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है? हैकाथॉन 2, जिसमें आपने फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। अब आपने ऐसे किसी ने सवाल नहीं करा, आपने फास्ट API बता दिया, नेक्स्ट बता दिया, नियॉन डीबी बता दी कि SQL मॉडल क्या है। कौन किसका सवाल है? SQL मॉडल क्या है? सवाल है तो ईमानदारी से पूछो, सवाल पूछते में नहीं घबराओ, दोबारा से पूछो किसका सवाल है? SQL मॉडल क्या है? सही है। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। फास्ट API की API को, मतलब फास्ट API ने क्या करा? मेरे फंक्शन को HTTP पे ले आया और एक प्रोटोकॉल पे उस पर आ गया एंड पॉइंट मतलब /to do।
जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है एक्चुअली मैं जो भी यहाँ में लिखूँगा उस पर आ गया, और जिस जगह पे मेरा सर्वर है उसका नाम और स्लैश टू डू आ गया। सही है, ये फास्ट एपीआई यूज़ हो रही है। फास्ट एपीआई को यूज़ करने वाला कौन है? कौन है? क्लाइंट। मतलब इसकी जो एपीआई है इसको कौन यूज़ कर रहा है? क्लाइंट। क्लाइंट कौन है? कोई भी एंड यूज़र, आप हो, कोई भी कस्टमर। अब क्लाइंट से एक्चुअली में जो टू डू कॉल हो रहा है वहाँ से एक पैरामीटर भी तो आ रहा है ना, हमने यहाँ से आर्गुमेंट ले रहे हैं, टेक्स्ट ले रहे हैं। अजान के बाद हमें क्लास ख़त्म करनी है, तो इसलिए सिर्फ 2 मिनट दे देना ताकि मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। मुझे पता है मगरिब में नमाज का टाइम हमारे पास अच्छा खासा होता है, लेकिन फिर भी उसका बड़ा शॉर्ट टाइम स्पेन होता है। ठीक है, अब आपने अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो है ना ये आता है, ये जो 3 टियर है बनाने का फ़ायदा क्या है? बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। एपीआई लिखी है हमने, क्यों लिखी है? एपीआई है क्या? फंक्शन है। फंक्शन किस पे कह रहा है? एचटीटीपी पे एक्सपोज कर दे, कोई भी कॉल कर सकता है। स्टेटलेस है वो तो हमें पता है, स्टेटलेस स्टेटफुल क्या होता है। स्टेटलेस मतलब हम डेटा कहीं अपने पास मेमोराइज नहीं करा रहे, मतलब रख नहीं रहे, डेटाबेस में जा रहा वाला है क्या? एक होता है कि हम अपने के वेरिएबल में रखवा के उसको याद नहीं करवा रहा कि अभी कोई आया था कॉल करके गया था, वो सारी कहानी अपनी कर। फ़ायदा समझे। क्लाइंट के पास कौन कौन सा वर्जन है बताएं? कौन कौन सा वर्जन है? मोबाइल का, मोबाइल ऐप। दूसरा वर्जन कौन सा हमारे पास? वेब का। तीसरा वर्जन भी कोई हो सकता है, कोई आ जाए। कितने सारे क्लाइंट हैं? बैकएंड क्या है हमारे पास? है। अब अगर मैं फेसबुक मोबाइल से यूज़ करूँ या वेब से यूज़ करूँ, वो सिर्फ इंटरफेस है। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस है। एक्चुअली में जो बैकएंड यूज़ हो रहा है वो रखा हुआ उनके सर्वर पर। बैकएंड एक बार बनाओ, फ्रंट एंड जितने चाहो बनाते रहो। एपीआई यूज़ होनी है तो एक एपीआई को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एक फ़ायदा हो गया। डेटाबेस का फ़ायदा बता दो। बैकएंड एक बनाया ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने, बैंक है। बैंक ने क्या करा? आपको ऑनबोर्ड करा। ऑनबोर्ड का मतलब अकाउंट क्रिएट करा, बैंक की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। बैंक की एप्लीकेशन क्या होगी? बैकएंड। जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो गया? मोबाइल ऐप, फ्रंट एंड। बैकएंड की बिजनेस क्या लिखा हुआ है बैकएंड पे? डेटा कहाँ जा रहा है? डेटाबेस। समझ गए? अब तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है, अब एक नई चीज़ आती है। बैंक जो है एक और एप्लीकेशन बना रहा है जिसमें वो ये देख रहा है कि किसने क्या फ्रॉड करा है, किसने या फ्रॉड का डेटा, कुछ भी एक्सपायर। अब बैंक को ज़रूरत है इस वाले दरमियान वाले की, वो तो नई चीज़ बनाएगा। बैंक को ज़रूरत है पहले वाले की, यूज़र से उसको लेना देना नहीं होता, अपने नहीं कुछ बना लेगा फ्रंट। लेकिन बैंक को क्या डेटा चाहिए? यस सर। तो डेटाबेस अलग रखा हमने। तो डेटाबेस बैंक जो है दूसरी एप्लीकेशन के लिए सेम डेटा इस्तेमाल कर सकता है। बैकएंड को मल्टीपल फ्रंट एंड इस्तेमाल कर, तो इसीलिए इनको अलग अलग कराएंगे ताकि एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर बनाया गया। स्केलेबिलिटी मतलब लोड आ गया। फ्रंट एंड के ऊपर एक साथ 1000 लोग आ गए। अब फ्रंट एंड के पीछे एप्लीकेशन बैकएंड की कितनी है? ये एक से ज़्यादा हो सकती है, दरमियान वाली ना एक से ज़्यादा हो सकती है, ब्लू वाली भी एक से ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन है। अब एक एप्लीकेशन कौन सी है? जो ट्रांजेक्शन करती है, अकाउंट से पैसे 10,000 भेजती है। कौन सी वाली? ग्रीन वाली की बात कर रहा हूँ, बीच वाली। एक एप्लीकेशन वो है जो लोन देती है। तो बैकएंड पे कितनी हो गई? 2 हो गई, एक लोन देने वाली और एक ट्रांजेक्शन करने वाली। लेकिन फ्रंट एंड पे कितनी है? एक ये जो दोनों बैकएंड से बात कर रही है। लोन देना हो तो उससे बात करना है, ट्रांजेक्शन मतलब पैसे 10,000 भेजते तो उससे बात करनी है। अब लोड आ जाता है यूज़र का, एक साथ 1000 लोग आ गए। लोड किस, अब वो जो एक साथ 1000 लोग आए वो दोनों बैकएंड पर आए या दोनों में से किसी एक पे आ रहा होगा? ये डिपेंड ऑन है वो क्यों आ रहे हैं। अगर वो सारे लोन वाले 1000 आए तो किस पे लोड गया? बैकएंड के लोन वाले पे। अब एप्लीकेशन में होता है क्या? एप्लीकेशन जिस सर्वर पे चल रही होती है ना उसकी कॉस्ट होती है, CPU रैम मेमोरी यूज़ हो रही होती है, तो वो ना हमें बढ़ानी पड़ती है। जब यूज़र ज़्यादा आ जाता है, मेरे क्या है 4 GB रैम है, यूज़र ज़्यादा आ गया 4 GB रैम फुल हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा 4 की 8 करवाऊँगा, 8 की 16, वो कॉस्ट है। तो वो मैं किस पे करूँगा? लोन वाले पे या ट्रांजेक्शन वाले पे? लोन वाले पे, क्योंकि लोन वाले पे लोड आया। तो ये अलग अलग करने के लिए मुझे क्या फ़ायदा होता है? मेरा आर्किटेक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है 3 टियर आर्किटेक्चर का। तो आप लोगों को 3 टियर कितने लोगों को समझ में आ गया? ये तो दरमियान वाली लेयर है, एक से ज़्यादा हो सकती है। ये तो नीली वाली एक से ज़्यादा हो सकती है। ये तो ऑरेंज वाली एक से ज़्यादा हो सकती है। आप हो सकती है ना, मोबाइल ऐप है, सब अलग अलग है। तो इसका मतलब है कितना फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है।
आपकी हर चीज़ रीयूज है, डेटाबेस रीयूज है, बैकएंड रीयूज है, फ्रंट एंड रीयूज है, हर चीज़ अपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हुई है। डेटाबेस इससे रीयूज है, मैंने कोई और एप्लीकेशन बनाई, सेम डेटा चाहिए, मैं सेम डेटाबेस कॉल करूँगा। नहीं, दूसरे बैंक का वो तो अलग ही कहानी है ना, आप तो बिजनेस की बात कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सेपरेट बात है। सही है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? आप मुझे ये बताएं, आप एसक्यूएल मॉडल के ऊपर बात चल रही थी, एसक्यूएल मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है? भाई प्रॉब्लम क्या है? ये जो फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड बैक एंड से बात कर रहा है। फ्रंट एंड कौन है? यूज़र, आप में कोई भी। अब फ्रंट एंड से डेटा क्या चाहिए हमें? टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का डेटा किसके पास जा रहा है? बैक एंड। बैक एंड किसके पास रखवा रहा है? डेटाबेस के पास। अब एक मसला है, कस्टमर ने डेटा सही दिया या नहीं दिया, इसको कौन वैलिडेट करेगा? कस्टमर से मांगी हमने ईमेल, कस्टमर ने ईमेल की वजह पता नहीं क्या दे दिया। एक हैकिंग भी होती है, हैकिंग में क्या होता है? कस्टमर ने क्या करा, टैक्स के बजाय कुछ हैकिंग का टैग दे दिया। अब वो हैकिंग का टैग क्या है? जहाँ पर भी जाएगा वहाँ से क्या करेगा? कुछ ख़राब कर देगा। तो मैं तो रीड करूँगा ना कस्टमर दे क्या रहा है। अगर मैं, आपने मुझसे कुछ चीज़ें मांगी, आगे आपके पास बैग है, बैग के अंदर आपके पास लैपटॉप है, अब मैंने आपको ठंडी पानी की बोतल दे दी, आपने बैग के लैपटॉप में डालोगे, आप वैलिडेट करोगे। हमेशा यूज़र से आने वाली चीज़ को हम वैलिडेट करते हैं, करोगे ना वैलिडेट? अगर आप अपने घर की नींव में सामान लोगे, डायरेक्ट जाके फ्रिज में रख दो या देखोगे वो क्या है? हो सकता है बाकी चीज़ें भी फ्रिज की ख़राब कर दें। जो कस्टमर से डेटा बैकएंड पे आ रहा है, डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं रखेगा, बल्कि वो क्या करेगा? वैलिडेट करेगा। उसका हम बोलते हैं सैनिटाइजेशन। डेटे को सैनिटाइज करो, सही है? डेटे को वैलिडेट करो कि जो चाहिए वो है या नहीं है। सही है, डेटे को जाकर प्रॉपर उसकी चेकिंग करो कि भाई जो चाहिए था वो है या नहीं है। फिर दूसरा आता है बिजनेस टेस्टिंग, जो हमने यूज़ भी करी थी, पाइडेंटिक देखा था ना, तो जो डेटा चाहिए वही आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा। तो ये सारा काम हम करेंगे एसक्यूएल मॉडल से। एसक्यूएल मॉडल हमारे पास क्या होगा? ये तो फास्ट एपीआई है, डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं करेगा। फास्ट एपीआई बात करेगा एसक्यूएल मॉडल से, एसक्यूएल मॉडल डेटाबेस से बात करेगा। तो फ़ायदा क्या होगा? जो यूज़र की क्यूरी है वो एसक्यूएल मॉडल के थ्रू घूम के जा रही है, तो एसक्यूएल मॉडल क्या कर रहा है? कोई चीज़ गलत हुई तो उसको रोक देगा, वो फिल्टर कर लेगा, भाई ये चीज़ तो है ही नहीं, मेरे बैग में लैपटॉप है, पानी की ठंडी बोतल जा ही नहीं सकती, लैपटॉप ख़राब हो जाएगा। तो वो डेटा को सैनिटाइज कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, रीड कर रहा है, फिर आगे भेज रहा है, और जो डेटा वापस आ रहा है उसको भी रीड कर रहा है। तो ये बचाता है हैकिंग से। और इसका एक और फ़ायदा है, अब आपने टेंशन नहीं है, आपने पोस्टग्रेस को डायरेक्ट कॉल नहीं करना। आप फास्ट एपीआई में आपने पोस्टग्रेस को डायरेक्ट कॉल नहीं करना, बल्कि आपने फास्ट एपीआई में लिखकर एसक्यूएल मॉडल लिखना है। एसक्यूएल मॉडल क्या? पाइथन के क्लासेस हैं। एसक्यूएल मॉडल खुद जाएगा डेटाबेस को कॉल कर रहा होगा, उसके पीछे प्रोग्रामिंग है। तो ये क्या है हमारे पास? 3 टियर आर्किटेक्चर। तो आप में से होपफुली कितने लोग इस बात पे एग्री हैं कि हम फेस 2 इजीली बना लेंगे? बनाने का तरीक़ेकार क्या होगा? फेस 2 को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। फेस 2 बनाते वक्त आपने पहले अपनी स्किल्स बनानी है और सब एजेंट बनाना है। मैं आपको लास्ट एक तरीका दिखा देता हूँ। प्लॉट सब एजेंट, सब एजेंट गिटअप। यहाँ पे मैं नहीं रहा, मैं अपने पास दिखा देता हूँ, लेकिन मेरा लॉगिन यहाँ पे नहीं हुआ। कहाँ दिखा देता हूँ मैं? तो स्टूडेंट ही होगा। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका बता रहा हूँ जो आप लोगों ने यूज़ करना चाहिए। इसमें बुक राइटिंग का प्रोजेक्ट हमारा क्या रखा था? ये देखिए, सब एजेंट्स हम लोग बनाते हैं। ये हमने लिखा डॉट प्लॉट, डॉट प्लॉट के अंदर एजेंट्स। ये आप लोगों ने भी सब एजेंट्स इस तरीके से बनाना है, इसी तरह स्किल्स भी बनी हुई। आपने क्या करना है, जब भी आप सब एजेंट बनाएंगे ना, तो सब एजेंट के ऊपर ना इस तरीके का एक YAML आता है। मैं ऐसे दिखा देता हूँ, और करनी पड़ेगी। डॉट प्रेस सब एजेंट में इस तरीके से एक YAML आता है।
ये अभी इस तरह नज़र नहीं आ रहा है, एक्चुअली में ना ये की वैल्यू होती है। की वैल्यू कैसे होती है? की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। जिस तरीके से नेम और डिस्क्रिप्शन मॉडल्स है ना, इस तरीके से एक स्किल्स का भी कॉलन होता है। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको छोटा सा। तो आपने क्या करना है, क्लाउड पे जाना है, एक कमांड लिखनी है /agents। जैसे ही इंटर करेंगे वो आपसे एजेंट का नाम पूछेगा। आप उसको एजेंट का नाम बताया, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डेटाबेस इंजीनियर, जो भी आप बताना चाहते हैं। आपने नाम बताया कि आपने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, वो पूरा आपने एजेंट बना दिया। अब वो एजेंट कौन है? आपका वर्कर है। इसी तरीके से आपने स्किल्स बना दी। स्किल्स क्या बना दी? फास्ट एपीआई, एसक्यूएल मॉडल, और कौन कौन सी बना दी? पोस्टग्रेस का डेटाबेस की, टेस्ट केसेस की, अलग अलग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की, 5 6 7 आपने स्किल्स बना दी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, स्किल्स बनाने के लिए आपने प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। सही है, स्किल्स बनाने के लिए कोई कमांड नहीं है, प्रॉम्प्ट। आपने स्किल्स बना ली, प्रॉम्प्ट देके कैसे मैंने आपने कहा भाई क्लाउड स्किल्स यूज बनाओ, ये डिटेल है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, सारी सब उसको दिया, एंटर करा, उसने स्किल्स बना दी, लोकेशन आपने देखी, सही बनाई, बन गई। फिर आपने क्या करा, सब एजेंट बनवाया। सब एजेंट के लिए /agent की कमांड। अब सब एजेंट में ही आपने स्किल्स का एक टैग लगाना है, और जितनी भी आपकी स्किल्स हैं जो उस एजेंट के लिए, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर का हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए कौन कौन सी स्किल्स है? नेक्स्ट.जेएस की। बैक एंड डेवलपर हो गया, कौन कौन सी स्किल है? फास्ट एपीआई, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल मॉडल, एक्सपायर, सारी स्किल्स आ गई। वो आपने इसको कॉलन कॉमा लगा के दे दी। इसका तरीका आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, उसमें बड़ा अच्छे से बताया हुआ। स्किल्स को बनाने का एक आसान तरीका है, एक्चुअली देखें कॉन्सेप्ट देखें। स्किल्स क्या है? मेरे पास एक स्किल्स का फोल्डर है .cloud के अंदर, ये आ गया नज़र स्किल्स का फोल्डर। इस फोल्डर में देखें बहुत सारी स्किल्स रखी हुई हैं। ये बनेंगी कैसे? मैं जाऊँगा क्लाउड पे, प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट में लिखूँगा स्किल्स बनाओ, वो बना देगा। स्किल्स किसकी बनाई? फ्रंट एंड की, बैक एंड नहीं, फास्ट एपीआई, फ्रंट एंड बैक एंड, चलो सब एजेंट बनना चाहिए। फास्ट एपीआई की इसकी सारी हमने स्किल्स बना दी। ठीक है, अब स्किल्स बनाते हुए प्रॉम्प्ट क्या लिखें, ये सवाल है भाई। जितना बेहतर आपको प्रॉम्प्ट मिल सकता है आप लिखें। फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? क्या हम ऐसा काम करें, एक स्किल्स बनाए जिसका काम ही हो स्किल्स कैसे बनती है, उसकी स्किल्स ही यही हो कि स्किल्स कैसे बनती है। मतलब मैं एक स्किल्स बनाऊँ, वो स्किल में फ्रंट एंड बैक एंड या फास्ट एपीआई की नहीं बनाऊँ, बल्कि वो स्किल में बनाऊँ यही कि स्किल्स बनाने का बेहतर तरीका क्या है, समझ रहे हैं? और जब भी एक बार उसको बना के रख लूँ, फिर जब भी मुझे स्किल्स बनानी हो, मैं बोलूँ इसको यानी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इस टॉपिक को ऊपर स्किल्स बनाऊँ। इसी तरीके से क्लाउड के आप गिटहब पे जाओ, अभी इस लैपटॉप से मुझे मिली नहीं, क्लाउड स्किल्स गिटहब दिखा देता हूँ। एंथ्रोपिक है, हाँ इसकी तो एंथ्रोपिक की रेप करना, ये आ गई। इसके अंदर है कि क्रिएट स्किल्स। देखें इसकी मैं इसको ना सिंपल क्लोन करूँगा, क्लोन करके इसके स्किल्स के फोल्डर में जाऊँगा। मैं स्किल्स के फोल्डर के अंदर जैसे मैं जाऊँगा, मुझे यहाँ पे एक स्किल मिलेगी जिसका नाम है स्किल्स क्रिएटर। इसको मैं डाउनलोड करके अपने पास कॉपी पेस्ट कर लूँगा इस फाइल को, स्किल्स क्रिएटर को। मैं क्या करूँगा, अपने क्लाउड की ग्लोबल फाइल में .cloud में स्किल्स के नाम का एक फोल्डर बनाऊँगा। इसको रेपो का अलग जगह क्लोन करूँगा, वहाँ से सिर्फ स्किल्स क्रिएटर का फोल्डर कॉपी करूँगा और स्किल्स क्रिएटर का फोल्डर कॉपी करके अपने स्किल्स के फोल्डर में रख दूँगा। फिर प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट में बोलूँगा स्किल्स क्रिएटर को यूज़ करते हुए इस टॉपिक के ऊपर ये सारा मटेरियल इस्तेमाल करते हुए मेरी स्किल्स बनाओ, तो वो अच्छी स्किल्स बना दें। फिर मैं सब एजेंट लिखूँगा, सब एजेंट के अंदर ये वाले स्किल जो है, सब एजेंट के ऊपर YAML का ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें स्किल्स के नाम का टैग लगेगा। लिखने के बाद कॉलन लगा के जो सब स्किल्स हैं उसके अंदर ऐड करते रहना। ये सिंपल तरीका है। तो आपने जाकर पहले प्रोजेक्ट नहीं बनाना हैकाथन 2 का, आपने स्किल्स और सब एजेंट्स बनाना है। जब आप स्किल्स और सब एजेंट बना लेंगे, उसको फिर रिव्यू करना मल्टीपल टाइम। जब ये हो जाए फिर आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाना SpecKit+ से, और जहाँ पे प्रोजेक्ट बनाओ वहाँ पे स्किल्स और सब एजेंट की जो फाइल्स हैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि वन टाइम बिल्ड है। इसको कहीं गिटहब पे रख लेना एक ही बार बना के, और दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर लेना, या आपस में बांट लेना। फ्रंट एंड का आप बना लो, बैक एंड का आप बना लो, जैसे भी सही लगे, क्योंकि स्किल्स तो एक वन टाइम है ना, वन टाइम एफर्ट से वो, या उसको इम्प्रूव करवा लेना। क्या करना, उसको कॉपी पेस्ट करना अपने जहाँ किसमें SpecKit+ के प्रोजेक्ट के .cloud के फोल्डर के अंदर, फिर आना, फिर उसको बताना ये मेरी रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, और सब एजेंट और स्किल्स को यूज़ करना। आपका प्रोजेक्ट बहुत फास्ट बनेगा, टोकन भी बच जाएंगे। जहाँ अभी आपके टोकन लग रहे हैं 1 हफ्ता लग रहा है, वहाँ पे आपका 1 दिन में काम हो जाएगा। अगर स्किल्स और सब एजेंट होते हैं ना, तो जो आपका हैकाथन 1 है, हैकाथन का 1 का प्रोजेक्ट विदिन 3 आवर्स पूरा बन सकता है कंप्लीट, जिसमें रैक भी होगा, जिसके अंदर बुक भी होगी, अगर स्किल्स और सब एजेंट आपके पास है। इतना फ़ायदा है इसका। और जो 3 आवर में बनेगा ना, उसमें आपके टोकन ज़्यादा नहीं लेगा, बहुत लिमिटेड टोकन लेगा।
कहाँ आपने पूरा हफ्ता लगा दिया, इतने सारे टोकन लगा दिए। तो स्किल्स और सबमिटेंट का फायदा क्या है, ये रीयूज हो सकते हैं। एक बार बना लिए, कॉपी पेस्ट करके रखते रहो, आपस में शेयर करते रहो और वो उसको यूज़ करते रहो। तो हैकाथन 2 में आपने क्या करना है, स्किल्स और सबमिटेंट बनाना है। हैकाथन 2 की डेट हम अनाउंस करेंगे, दरमियान में आपके पास टाइम है, आप अपना स्किल्स और सबमिटेंट का काम शुरू रखें। बनाना चाहें तो प्रोजेक्ट बना भी लें 1 और 2, फिर हम जैसी डेडलाइन अनाउंस करें आप सबमिट करा दें। तो थैंक यू मिस, थैंक यू सर मोहसिन, और आप लोगों का भी शुक्रिया आने के लिए। अल्लाह हाफिज़। और जो संडे नाइट की क्लास है वो लोग रुक जाए, क्योंकि आपकी क्लास है प्रॉपर। सो मंडे इवनिंग वाले जो है उनकी क्लास है वो रुक जाए। कोऑर्डिनेटर्स मिल के जाना ना।